अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे फ्रांस से अली शाहीन ने भेजी है। कहते हैं यहाँ की हमारी ये बहुत मशहूर कहानी है और ख्वाहिश है कि आप इसको अपनी हॉरर स्टोरी में शामिल करें। मैं और मेरे बहुत सारे दोस्त आपकी हॉरर स्टोरी सुनते हैं। आप जब इस कहानी को अपने लफ्ज़ों में सुनाएंगे, मैं मेरे दोस्तों के अलावा आपके बाकी सुनने वाले भी यकीनन इस कहानी को एंजॉय करेंगे। तो कहानी अली शाहीन की ज़ुबानी। जब भी कोई मुझे कहानी भेजता है तो उन लफ्ज़ों को मोतियों की तरह परोना कि हर लफ्ज़ एक अपनी तासीर रखे। कहानी सुनते हुए आप लोग उसी जगह में अपने आप को मौजूद पाएं, कहानी का हिस्सा बने। तो बहुत दफ़ा लफ्ज़ों को मैं आगे पीछे करता हूँ। लफ्ज़ों का ये छोटा सा हेर फेर है जो कहानी को कोशिश करता हूँ खूबसूरत बनाए। तो कहानी कुछ यूँ है। कैमन कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी के उस दौर में गुज़र रहा हूँ जहाँ पे बहुत से ज़िंदगी के उतार चढ़ाव आप देख चुके होते हैं। एक लंबा सफ़र मेरी ज़िंदगी का। मैं अपनी मेज़ पे बैठा, अपनी चेयर पे टेक लगाए, सिगरेट हाथ में सुलगाए, मैं सोचों में गुम था। कितना लंबा सफ़र था, कितने साल बीत गए। कई केस में हारा, कई केस में जीता। इस कोशिश में रहा कि जो भी मेरे लिए केस आए और उस केस को हर सूरत में मैंने जीतना है। ये उन दिनों की बात थी जब मैं जवान था। फिर आहिस्ता आहिस्ता पैसा बनाना, पैसा कमाना, नाम, शोहरत, इज़्ज़त, इस दौड़ में ऐसे शामिल हो गया। कब बाल सफ़ेद हो गए, कब उम्र बीत गई। आज ऐसे सोचों में गुम सा बैठा था कि मुझ तक एक पैगाम पहुंचा। एक बुज़ुर्ग शख्स हैं, उन्होंने पैगाम कहलवा भेजा है कि मुझसे मिलना चाहते हैं केस के सिलसिले में। पेशे से मैं एक वकील हूं और सारी ज़िंदगी वकालत करते हुए गुजरी थी। जजों के सामने खड़े होकर अपने दलाइल दे के, अपनी बातों से, अपने पॉइंट से सामने बैठे हुए जज को कायल करना कि मैं जो कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं। अगर उस शख्स के हक़ में बोल रहा हूं तो भरपूर कोशिश करनी कि जज साहब ये बेकसूर है, और अगर उसके ख़िलाफ़ बोल रहा हूं तो भरपूर दलाइल देता था कि यही मुजरिम है, सज़ावार है। बहुत दफ़ा ऐसे केसेस मेरे पास आते थे जो ज़ईफ़ होते थे, चल के नहीं आ सकते थे, तो उन तक मैं पहुंचता होता था। तो आज भी एक पैगाम आया तो उन सोचों के दूर समंदर में डुबकियां लगाते सोचते एकदम वापस आया और मैंने कहा ओके ठीक है, मुझे उनका एड्रेस बता दें, शाम को मैं यहाँ से फारिग होने के बाद उनके पास चक्कर लगा लूँगा। शाम को मैं ऑफिस से फारिग हुआ, मैं अपनी गाड़ी में सवार हुआ। गाड़ी के अंदर म्यूज़िक चल रहा था और गाड़ी दौड़ाता हुआ मैं उस एड्रेस तक पहुंच गया। जब मैं उस मकान के बाहर पहुंचा तो मकान की एक हालत देखी तो मकान अच्छे वक्तों का खूबसूरत बना हुआ मकान था। उसकी रोशनियां मध्यम सी थी। दरवाजे पे पहुंचा, बेल बजाई तो थोड़ी देर के बाद एक खातून बाहर आई। उसने दरवाज़ा खोला। मैंने अपना तारुफ कराया कि मेरा नाम कैमन है और अंदर मौजूद शख्स ने मुझे मिलने के लिए आज बुलाया है। वो मुझसे आगे से बोली, आप ही का इंतज़ार हो रहा था, आइए अंदर तशरीफ़ ले आइए। दरवाज़ा उसने खोल दिया। एक बड़ा सा हाल नुमा कमरा था जहाँ पे
सोफ़े लगाए गए थे बड़ी तरतीब के साथ, साइडों पे दीवारें लगी थी, आराइश सामान सब कुछ वैसे था कि किसी दौर में तो ये खूबसूरत होगा। इस घर के मकीन ने इसकी बहुत खूबसूरती के साथ तज़ीन व आराइश की थी, लेकिन अब शायद धुंधले पड़ गए थे। अक्स ऐसे बताते थे कि कई साल बीत गए, कुछ तब्दीली नहीं आई। बदलने वाली चीज़ें भी काफ़ी थी जिनको अब बदल देना चाहिए था। वो लटकता हुआ फानूस तो अपने दौर का जगमगाता बहुत ही खूबसूरत फानूस था, लेकिन अब शायद धुंधला सा पड़ गया था। मैं उस खातून के पीछे चलता हुआ साथ ही बना बेडरूम सा था जहां मैं दाखिल हो गया, और वहां बिस्तर पे मुझे ऐसे लगा जैसे कोई लेटा है, क्योंकि कमरे के अंदर एक अंधेरा सा किया गया था और मैं रोशनी से दाखिल हुआ था। यकीनन मेरे लिए कुछ लम्हे दरकार थे कि मैं उस अंधेरे में, उस माहौल से मानूस हो जाऊं और उस अंधेरे नुमा कमरे में मौजूद शख्स को भी देख सकूं। तो मैंने देखा वो खातून चलती हुई एक बिस्तर के पास गई और झुक के कुछ उसके कान में बोली। तभी एक आवाज़ गूंजी कमरे के अंदर, एक बहुत ही बुजुर्ग सी आवाज़, बीमार शख्स की आवाज़, नहीफ सी आवाज़, और वो बोला, आप आ चुके हैं कैमन, मैं आपको अपने घर में खुशामदीद कहता हूँ। और मौजूद खातून से कहा, मुझे इनसे तन्हाई में बात करनी है, आप जा सकती हैं। उस खातून ने सर हिलाया और चली गई। तभी मुझे उनकी आवाज़ आई कि मैं इस वक्त आंखों से अंधा हूँ, माफ़ कीजिएगा, मैं देख नहीं सकता, कान भी थोड़े बहरे से हो गए हैं, ऊंचा सुनता हूँ। जिस कमरे में आप खड़े हैं, इस कमरे में एक कुर्सी भी मौजूद है, आप इस कुर्सी पे तशरीफ़ रखिए। मैं जो अभी तक खड़ा हुआ था उस कुर्सी पे बैठ गया और फिर से एक निगाह उस कमरे पे दौड़ाई, तो कमरे के अंदर मैं अच्छी तरीके अभी भी इसलिए नहीं देख सकता था कि बहुत कम रोशनी थी। यकीनन मैं अगर कुछ देर यहीं पे बैठा रहता तो मेरी आंखें उस कम रोशनी को देखने की आदी हो जाती और उसके बाद मैं शायद इस सामने लेटे शख्स को पहचान सकता। अभी एक हेवला सा दिखाई दे रहा था जो सामने किसी बिस्तर पे लेटा हुआ था, जिसकी आवाज़ को मैं सुन पा रहा था। जब मैं कुर्सी पे बैठ चुका तो उसने फिर से मुझसे मुखातिब हुआ, आप कैसे हैं कैमन, ठीक हैं? मैंने आगे से कहा, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हाजिर हुआ हूँ कि जान सकूँ आपने मुझे किस लिए बुलाया है। सामने उस शख्स ने जो लेटा हुआ था बिस्तर पे, जो बहुत ही कमज़ोर सा लग रहा था और उसकी आवाज़ कपकपाती आवाज़ महसूस होता था, बहुत बीमार शख्स है, शायद ज़िंदगी के आखिरी लम्हों पे पहुंचा हुआ वो शख्स जो ज़िंदगी से मायूस हो चुका होता है, बीमारी से लड़ते लड़ते थक चुका होता है। उसकी आवाज़ फिर से फ़ज़ा में गूंजी, कैमन मेरा नाम एक वक्त था, बहुत बड़ा नाम था, आज मेरा नाम दुनिया भूल चुकी है, आज शायद किसी को मेरा नाम भी याद नहीं होगा। लेकिन नाम में क्या रखा है, नाम को क्या करना है। मैं बहुत यंग सा था, वकालत का कोर्स किया था और वकील बनने जा रहा था। यहाँ तक कि फिर मैं वकील बन गया और जब मैं वकील बना तो फिर मुझे ख्वाहिश थी, किसी ज्योतिषी ने बताया था तुम्हारा हाथ बताता है तुम बहुत नामवर बनोगे, नाम होगा तुम्हारा। और मैं खूब मेहनत कर रहा था कि इस तरह की मेहनत करूं, कोई ऐसा केस हाथ लग जाए जिस केस की मैं पैरवी करूं और पैरवी इस अंदाज में करूं, ऐसे दलाइल पेश करूं कि सामने बैठा जज मेरे दलाइल से कायल हो जाए और मेरे हक में इस तरह का फैसला करे कि वो फैसले की गूंज बाहर तक सुनाई दे, लोग उस केस को सुनने के लिए बेताब हों और मेरा नाम वजह शोहरत बन जाए। वक्त गुजरता रहा कि एक केस मुझ तक आखिर पहुंच ही गया।
एक ऐसे शख्स का केस मुझ तक पहुंचा जिसने कत्ल किया था। कत्ल के तो कई से केस आते हैं, ये कौन सा पहला केस था, लेकिन ये काफ़ी उलझा हुआ केस था। और जब मैंने पूरे केस को स्टडी किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगर मैं इस केस को लड़ूं और ये केस जीत जाऊं तो यकीनन ये केस मेरे लिए वजह शोहरत बन सकता है, मेरा नाम बन सकता है। मुझे इस केस पे मेहनत करनी चाहिए। मैंने उस केस पे वाकई मेहनत शुरू कर दी, उसके पॉइंट्स बनाने शुरू कर दिए, वाक़यात, किरदार, जो कुछ भी उस हवाले से हुआ था। उसने जहाँ पे वो कत्ल करने वाला आला छुपाया था, वो सारे शवाहिद इकट्ठे करने के बाद मैंने अपने दलाइल इकट्ठे कर दिए। और जब वो केस शुरू हुआ, जज के सामने जब मैंने अपने दलाइल देने शुरू किए तो ना सिर्फ जज बल्कि वहाँ पे बैठे हुए आवाम भी कायल होने लगे कि वाकई मेरे दलाइल में वज़न था। वो मुझसे मुखातिब हुआ कि अमन, आप जानते हैं हमारी इस फील्ड में जिसको वकालत कहते हैं, आप भी वकील हैं, यहाँ पे कोई एक पेशी पे तो फैसला नहीं होता, काफ़ी पेशियों के बाद होता है। तो मैं अपने दलाइल देते देते केस को उस मोड़ पे ले आया था कि लोगों को उस केस के अंदर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी पैदा हो गई थी। कटहरे में वो खड़ा शख्स जब बोलना शुरू हुआ अपनी सफाई में, तो जिस अंदाज में वो बोला था और जितना ज़्यादा बोला था, वहाँ हाल में बैठा हर शख्स ऐसा लगता था जैसे उस शख्स की बेगुनाही का कायल हो गया। वो कटहरे में उस खड़े शख्स ने शायद अपने लफ्ज़ों से, अपनी बातों से अपने आप को बेगुनाह पेश कर दिया था। वो जितने लफ्ज़ बोल रहा था तो मैं चेहरों की तरफ जब देख रहा था तो लोग जो उसके लफ्ज़ों को सुन रहे थे वो इस खुद से नतीजे पे पहुंच गए थे कि कटहरे में खड़ा शख्स जिस अंदाज में हक गोई से सच बोल रहा है ये बेकसूर है। तो ये कैसे हो सकता है जज के दिल में भी उसके लिए हमदर्दी पैदा ना हो? जज ने तो एविडेंस पे फैसला करना होता है। और फिर मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ। उस शख्स जिसकी बेगुनाही शायद जज को लगने लगी थी कि बेगुनाह है, लेकिन मैंने इस केस को जीतना था। मैंने जो पॉइंट इस केस के हवाले से लिख रखे थे, मैंने उसके ऊपर बोलना शुरू किया। उस अदालत के माहौल में जहां फैसला होने जा रहा था, केस पेशी वो चलते चलते आज उस डेट को पहुंच गया था जहां पे इस केस का फाइनल डिसीजन होना था। जज ने आज फैसला सुना देना था। मेरे मुखालिफ वकील ने, जो उसका मुल्जिम का वकील था, उसने अपनी पूरी जरा की, उसने अपने पूरे दलाइल पेश किए, अपने उस क्लाइंट को बेगुनाह साबित करने पे उसने सर धड़ की बाजी लगा दी। लेकिन शायद मुझे जिस तरह ज्योतिषी ने कहा था मैं नाम बनाऊंगा, तो उस नाम को बनाने के लिए इस केस में मैंने इतनी मेहनत कर डाली थी कि मेरे सामने खड़े उस मुखालिफ वकील ने शायद उतनी मेहनत नहीं की थी। उसका वो रूटीन का केस था, लेकिन मैं इसी केस से शोहरत भी हासिल करना चाहता था, नाम भी बनाना चाहता था। और जिस तरह का ये आम केस अब इस अंदाज में बदल चुका था कि कई वकला की, कई लोगों की इसके ऊपर नज़रें थी, तो मुझे इस केस को हर सूरत में जीतना था। आखिर में जब मेरे दलाइल सुनाए गए और मैंने आखिर में अपने दलाइल पेश किए और वो फाइनल पॉइंट्स जो मैंने लिख रखे थे वो सारे पॉइंट्स मैंने जज साहब के सामने बयान कर दिए, तो आखिरी जुमला जो मैंने बोला वो यही था कि माय लॉर्ड, ये जो सामने खड़ा शख्स है ये कातिल है और कातिल की सज़ा फांसी है। इसका जो जुर्म है उसकी सज़ा फांसी बनती है। और अपने दलाइल की आखिरी लाइन में यही बोली थी कि जज साहब, इसको फांसी दी जाए। तमाम दलाइल पूरे हो चुके थे। वो मुल्जिम भी अपनी बेगुनाही में तमाम लफ्ज़ जितने वो कह सकता था, जितना कुछ बता सकता था, वो सब बता चुका। वकील भी लड़ चुका था। और आखिरी मैंने इसी नोट पे ख़त्म किया। मैं जानता था मैंने जितने मजबूत दलाइल पेश कर दिए हैं, जज ने उस हमदर्दी को नहीं देखना। लोग जो सामने बैठे उस केस को सुन के खुद से उस
खड़े कटहरे में शख्स की बेगुनाही को सुन के इस अंदाज में एक्सप्रेशन उनके चेहरों पे आ चुके थे कि वो उसको बेगुनाह समझना शुरू हो गए थे। लेकिन मेरे दलाइल के बाद फिर से वो अलर्ट हो गए कि अगर बेगुनाह है, और जिस तरह मैंने दलाइल दिए थे वो भी मजबूर हो गए थे, तो जज ने वहीं पे सारी कार्रवाई जो वो सुन रहा था उसके बाद उसने अपना आखिरी फैसला सुनाया। जज ने कहा, सब दलाइल जितने भी यहाँ पे इस केस के बारे में दलाइल पेश किए गए, सबूत पेश किए गए, उसकी रोशनी में ये शख्स जो सामने कटहरे में खड़ा है ये कातिल साबित होता है और इसे सजाए मौत सुनाई देती है। जज ने उसको मौत की सज़ा सुना दी थी और मेरे चेहरे पे एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। मैं केस जीत चुका था और मेरे ही लफ्ज़ों और मेरे ही फाइनल दलाइल ने उस शख्स को फांसी के कटहरे पे ला खड़ा किया था। सब मुझे मुबारकबाद देना शुरू हो गए। ये एक बहुत अहम केस था जो मैं जीत चुका था और यही सच था, वजह शोहरत बन गया। जब मैं बाहर निकला तो सबकी तरफ से बहुत बहुत मुबारक थी कि ये बहुत लंबा केस चला और जिस तरह तुमने इस केस को लड़ा है और अपने दलाइल पेश किए हैं, तो मुबारकबाद के मुस्तहिक को। मैं जहां से भी गुजरता मुझे हर जगह से मुबारक मिलती और वो दिन भी आ पहुंचा जिस दिन उस शख्स को तख्ते वार पे लटकाया जाना था। मैं भी वहां पे मौजूद था। उस शख्स को उसके कोठरी से निकाला गया। आज फाइनल उसको फांसी होने जा रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी मुबारकबादें लेने के बाद, इतना तारीफ मेरी हो चुकी थी, मैं एक शोहरत हासिल कर चुका था, नामवर वकील बन गया था, बहुत से केस मेरे पास आने शुरू हो गए थे क्योंकि इतना मुश्किल केस मैंने एक जीता था। कोलीग, दोस्त, तमाम वकला मुझे इतनी मुबारकबाद दे चुके थे कि मैं जहाँ से गुजरता बहुत रिस्पेक्ट की जाती मेरी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक अजीब सी बात पैदा हो गई थी। क्या उस शख्स को फांसी पे लटकाने के लिए मैंने अपनी उस डिग्री जो मैंने वकालत की पढ़ी थी उसको सामने रखते हुए मैंने सर धड़ की बाजी लगा दी थी और उसको तख्ते वार तक पहुंचा दिया था? क्या मैंने ठीक किया था? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, मुझसे गलती तो नहीं हो गई? लेकिन जब मैं वहां सामने खड़ा था, जब उसको काल कोठरी से निकाला गया और वो लम्हा था जब उसको फांसी दिए जाने लगी थी, तो वो शख्स जब चलता हुआ आया तो उसका चेहरा नीचे की तरफ था और मैं बिल्कुल सामने खड़ा था। और सामने जब उसने मुझे देखा तो वो बिल्कुल ख़त्म हुआ था। उसको पता था कि वो फांसी के फंदे पे चढ़ने जा रहा है। तो उसने मुझे देखते ही कहा कि तुमने मुझे फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। मैं बेकसूर था, मैंने कोई जुर्म नहीं किया था, मैं बेकसूर था। मैं तुम्हारी वजह से आज फांसी के फंदे पे चढ़ने जा रहा हूं। उसके बाद वो आखिरी लम्हा जब वो अपने वकील से मिला, उससे पहले खड़े उस पादरी से मिला। पादरी से मिलने के बाद उसने वकील को गले लगाया और काफी देर उसने उसको गले लगाए रखा। वो एक टूटा हुआ शख्स था, वो जो जिंदगी की बाजी हारने जा रहा था, वो चलता हुआ उस रस्सी के फंदे की तरफ जाना शुरू हो गया जहां पे उसने झूल जाना था और दुनिया को खुदा हाफिज कह जाना था। वो चलता हुआ गया और जब उस जगह पे पहुंच गया जहां उसके सामने वो फांसी का फंदा लटक रहा था तो उसके हाथों को बांध दिया गया। और जब उसको वो काला कपड़ा पहनाने लगे तो फिर उसने एक जोरदार आवाज में कहा, मेरा नाम पुकारा और मुझे कहा, तुमने मुझे इस दुनिया को छोड़ने पे मजबूर कर दिया है। और साथ ही उसके मुंह पे काला कपड़ा डाल दिया गया। एक मोटा सा फंदा उसके गले में डाल दिया गया और जैसे ही वो मोटा फंदा उसके गले में
टाइट कर दिया गया तो आंखें टिक 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 करती उस घड़ी की तरफ चली गई जिसकी सुइयां बता रही थी कि अभी सुई पे सुई चढ़ेगी तो एक शख्स उस तख्ते का लीवर खींचेगा और वो शख्स फजा में लहरा रहा होगा। मेरी दिल की धड़कन शदीद तेज थी। कहीं ऐसा तो नहीं वो जो कुछ अरसे से मुझे महसूस हो रहा था कि मैंने किसी शख्स को अपने नाम बनाने के लिए तख्ता वार पे तो नहीं खड़ा कर दिया। कहीं मुझसे कोई भूल, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई कि उसी लम्हे वो जो हाथ ऐसे था, बाजू को ऐसे किए और घड़ी की सुई पे सुई को देख रहा था कि जैसे ही सुई पे सुई चढ़े तो हाथ का इशारा करेगा और साथ ही वो लीवर खींच लेगा। तो उसी लम्हे मैंने देखा सामने मुंह पे काला कपड़ा पहने जिसके हाथों को बांध दिया गया था, गले में फंदा टाइट कर दिया गया था। उसी लम्हे हाथ का इशारा हुआ और उसने लीवर खींच लिया। लीवर खींचने की देर थी कि एकदम से एक आवाज आई, ढज। उसके पांव के नीचे से वो जो लकड़ी के फट्टे से थे वो सिरक गए और साथ ही वो झटके से नीचे चला गया। पूरा रस्सा कांप रहा था, यकीनन उसका वजूद नीचे कांप रहा था। उसके वजूद को ऑक्सीजन नहीं जा रही थी। ऑक्सीजन जिंदगी होती है, गले को फंदा पड़ चुका था तो हवा कहां से जाती। उसका पूरा वजूद नीचे लरज रहा था। वो दुनिया को खुदा हाफिज कह रहा था, वो झटके ले रहा था। उसका पूरा जिस्म, पूरा वजूद, पांव, सर, हाथ, बंधे हुए हाथ पांव झटके ले रहे थे। झटके लेते 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 वो जो बहुत जोर से उसके झटके थे आहिस्ता आहिस्ता कम होने शुरू हो गए और कम होते 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 उसका वजूद बिल्कुल ठंडा हो गया। वो दुनिया को छोड़ चुका था। उसका वजूद उस रस्से के साथ अब झोल रहा था। वजूद के अंदर कोई भी हरकत नहीं थी। वजूद के अंदर हल्की सी भी सजिश नहीं थी। बिल्कुल ख़त्म हो चुका था वजूद। एक खाली इंसान का जिस्म रह गया था। उसकी रूह परवाज कर गई थी। एक मंजर मेरी आंखों ने देखा था, बाकी लोग भी वहाँ मौजूद थे, कि कैसे एक जिंदा सलामत इंसान की रूह परवाज कर गई थी। रूह तो उसकी परवाज की थी, लेकिन लगता था मेरे वजूद के अंदर से भी जान निकल गई है। कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी। ये शख्स जो इस तख्ता वार पे चढ़ा है मेरे दलाइल की वजह से चढ़ा है। मुझसे पहले जितने भी लोग उसकी बातें सुन रहे थे, इसी शख्स की जिसकी रूह परवाज कर गई है, जब ये दलाइल दे रहा था तो सबके लगता था सुन के कि ये सच्चा है, ये सच बोल रहा है। वो मैं ही तो था जिसने उसके बातों को झूठा, अपने दलाइल से उसकी बातों को झूठा करार दे दिया था। क्योंकि मेरे दोस्तों ने भी मुझे कहा था कि हम तो समझे थे यार वो सच कह रहा है, लेकिन तुमने दलाइल ही ऐसे दिए कि हमें फिर मानना पड़ा कि नहीं, वो सच नहीं कह रहा। अगर तुम दलाइल इस तरह के ना देते शायद हम उसको सच्चा और बेगुनाह समझते। हम सबको लगना शुरू हो गया था, मेरे वकील दोस्त भी बोले कि जैसे वो बेगुनाह है, लेकिन तुम्हारे दलाइल ने एक पलटा बदल दिया। और अभी मेरी आंखों के सामने उसका खाली वजूद था, रूह के बगैर मर चुका था। उसको वहां से उतार लिया गया, स्ट्रेचर पे लिटा दिया गया था। उस खाली वजूद को जिसके अंदर अब कुछ भी नहीं था, जो आखिरी लाइन सिर्फ यही बोल के गया था कि तुम्हारी वजह से मैं इस तख्ता वार पर चढ़ा हूं, तुम्हारी वजह से मेरी दुनिया खत्म होने लगी है। क्या वो बेकसूर था? उसने मुझे देखते ही जोर से कहा था मैं बेकसूर हूं। वो जुमला बार बार मेरे दिमाग में गूंज रहा था। क्या वो बेकसूर था? क्या मुझसे कहीं गलती तो नहीं हो गई? मैं जब वहां से वापस गया तो उस दिन मेरा दिल और दिमाग अजीब सी हालत में था। मेरे दोस्तों ने मेरी हालत को पूछा क्या हुआ। मैंने बताया कि आज मैंने उसको देखा जब उसको फांसी दी जा रही थी। वो मुस्कुराए और बोले पहली दफ़ा ऐसा ही होता है तुम्हारे सामने, क्योंकि पहली दफ़ा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाओगे, परेशान मत हो, तुम जीत गए हो केस को। लेकिन मुझे तो लगता था मैं केस हार गया हूं। मैंने एक शख्स को फांसी पे लटका दिया है, कहीं मुझसे कोई भूल, मुझसे कोई गलती हुई है। एक ऐसी बात मेरे दिल के अंदर शुरू हो गई जो दोस्तों ने कायल करने की कोशिश की कि आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता था ये बढ़ जाएगा।
दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन क्यों बेचैनी मेरे अंदर, बेकरारी बढ़ती जा रही थी कि फिर से मेरे दिल ने कहा तुम्हें फिर से उस केस को स्टडी करना चाहिए, सारे सबूत जो तुमने पहले लिखे थे उन सबूतों को फिर से इकट्ठा करना चाहिए, चेक करना चाहिए कहाँ तुमसे गलती हुई है। अब मैं अपने आप को कायल करना चाहता था कि मुझसे क्या वाकई गलती हुई है या सचमुच में वो कातिल था और कातिल को ही फांसी हुई है। अगर कातिल था, कातिल को फांसी हुई है तो फिर तो मेरे ज़मीर को, मेरे दिल को सुकून आ जाता। लेकिन अगर मुझसे गलती हुई थी और मेरी वजह से कोई तख्ता वार पे लटक गया था तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकता था। मैंने फिर से वो सारे पॉइंट इकट्ठे करने शुरू किए जिसकी बुनियाद पे मैंने केस जीता था। तो मुझे अंदाज़ा हुआ ये तो मेरे ही लिखे पॉइंट हैं, मैंने ही तो लिखे थे। इन्हीं पॉइंट्स को पढ़ूंगा तो मुझे लगेगा कि ये तो वाकई मुजरिम है। मुझे और वो पॉइंट, वो गवाह, वो लोकेशन जो पहले मिस कर दी गई जान के या अनजाने में, मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। मैंने फिर से उस केस को इस तरह स्टडी करना शुरू किया कि उन लोगों को मिला जो गवाह थे, जिनको बीच में शामिल नहीं किया गया था, हर उस जगह को, यहाँ तक कि जो उस आला इस्तेमाल हुआ था कत्ल के लिए, उस आले तक को मैंने निकलवाया, उसके ऊपर देखा, सारा चेक किया। तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता काम करते करते फाइनल जब मैंने रिजल्ट निकाला तो मुझे पता लगा वो शख्स बेकसूर था। तो क्या मैंने एक बेकसूर शख्स को फांसी पे लटका दिया? फांसी चढ़ गया एक शख्स मेरे लफ्जों की वजह से। ये तो एक बहुत बड़ा बोझ बन गया मेरे ऊपर। मैं काम तो करता रहा लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा खोखला होता गया। मेरे पास पैसा आ चुका था, मेरे पास केस आ चुके थे, बहुत कुछ आ चुका था, मेरा नाम बन चुका था। जहां से गुजरता सब इस तरह देखते, बहुत बड़ा वकील समझते कि मेरे दलाइल ने केस को पलटा था। लेकिन मैं अंदर ही अंदर सोचता मैं तो मुजरिम हूं, मैंने एक बेगुनाह को फांसी दिलवाई है अपना नाम बनाने के लिए। लेकिन उस वक्त तो मैंने ऐसा नहीं सोचा था। उस वक्त तो मैंने सबूत इकट्ठे किए थे और सबूत उसके खिलाफ जाते थे। मैं अपने आप के साथ एक जंग लड़ रहा था, अपने आप को दलाइल से कायल करने की कोशिश कर रहा था कि मुझसे गलती नहीं हुई, मैंने ठीक किया है। लेकिन अब दिल मेरा कहता कि बाद में जब तुमने दोबारा से सारे केस को देखा है तो तुमने गलत किया है। ज्योतिषी ने ठीक कहा था, मुझे दौलत, पैसा, शोहरत सब मिल गई थी, लेकिन मैं अंदर ही अंदर टूट रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। दोस्तों ने कहा था पहली दफा है, ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने की बजाय मेरा अंदर ही अंदर घुलता जा रहा था, मेरा अंदर ही अंदर खत्म होता जा रहा था। मैं केस लड़ रहा था, मैं काम कर रहा था, मेरे साथ लोग भी अटैच हो गए थे, वो मेरा काम कर देते, मेरे लिए बहुत आसानियां पैदा हो गई थी, लेकिन मेरा अंदर बुझा हुआ था। हाय ये मुझसे क्या हो गया। ज़मीर हर वक्त ऐसा मलामत करता कि मेरे लिए वक्त गुजारना मुश्किल होता जा रहा था। पता नहीं कैसे कुछ साल तो मैंने गुजार लिए, लेकिन अंदर एक ऐसा शदीद बोझ बन गया कि मैंने एक दिन अपने काम से इस्तीफ़ा दे दिया। इस अंदाज में इस्तीफ़ा दे दिया कि शायद मेरा ज़मीर मुझे जो मलामत करता है, मुझे रातों को सोने नहीं देता, रातों को नींद में झटके लगते हैं, शायद मेरा ज़मीर मुझे माफ़ कर दे, यही उसका कफ़ारा है। लेकिन जब मैंने इस्तीफ़ा दे के उस नौकरी को छोड़ दिया और चल पड़ा उस रास्ते पे कि कहाँ जाना है, कहाँ रात बसर करनी है, कहाँ ज़िंदगी गुजारनी है, कुछ होश नहीं था। शायद मेरा ज़मीर मुझ पे इतना हावी हो गया था। कहाँ सो जाता था, कहाँ चल पड़ता था, कहाँ घर पहुंचता था, कुछ होश नहीं आ रहा था। एक अजीब सी जिंदगी में गुजार रहा था। मेरे पास सब कुछ था। बहुत मुख्तसर टाइम के अंदर उस शोहरत की वजह से मैंने बहुत पैसा कमा लिया था, लेकिन अंदर मेरा बेचैन था कि एक रात ऐसे ही चलते 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 दूर में वीराने में निकल गया, एक जंगल में। शाम के टाइम ही ऐसे निकला था मैं, जैसे रोज कहीं ना कहीं निकल जाता था। तो उस रात चलते चलते कितना दूर निकल गया अंदाजा तक ना हो सका और रात हो गई। चांदनी रात थी। अगर कुछ नजर आ रहा था तो सिर्फ दरख्त ही दरख्त थे। उन दरख्तों पे चहचहाने वाले परिंदे जब शाम को मैं वॉक करते करते निकला था, जो अपनी आवाज़ों से बता रहे थे कि अभी
हम सोए नहीं, अभी हम जाग रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। अभी बहुत से परिंदों ने घर घोंसलों में वापस आना है। अब वो सब सो चुके थे। जंगल में एक गहरा सुकूत जारी था, एक गहरी खामोशी। एकदम मैं अपने ख्यालों से चौंका तो मुझे एहसास हुआ तो मैं तो बहुत दूर निकल आया हूं, इतना दूर कि शायद मुझे लगा मैं वापस भी ना जा सकूं। और जब मैंने चलना शुरू किया तो कभी किस रास्ते की तरफ जाता तो पता लगता ये कौन सा रास्ता है, कभी किस रास्ते की तरफ जाता तो मुझे लगा कि नहीं, ये 2-3 घंटे रास्ता ढूंढते ढूंढते दिल की धड़कन अजीब सी हो गई। आज लगा कि शायद वक्त आ गया है, मैं भी अब ना बच सकूं, कि वहीं खड़े हुए कि अब मैं क्या करूं। जिंदगी से तो वैसे ही नफरत सी हो गई थी, अपना आप गुम कर बैठा था। मैंने कहा यहीं रात को सो जाता हूं, अब रास्ता मिलना नामुमकिन है। ऐसे अभी जमीन पे बैठा ही था कि एक जोरदार कहका सुनाई दिया, इंसानी कहका। कहका सुनते ही एकदम से मैं अभी जमीन पे बैठा था, मैं चौंक गया। मैंने सामने देखा, आवाज शायद सामने से आई थी, वहां से कोई भी नहीं था। तभी दोबारा से कहका सुनाई दिया बिल्कुल मेरे पीछे से। मैंने एकदम पीछे मुड़ के देखा, वहां पे भी कोई नहीं था, लेकिन कहका सुनाई दिया। तभी वो कहका मेरे लेफ्ट साइड से सुनाई दिया। लेफ्ट पे देखा कोई नहीं, राइट से सुनाई दिया। मुझे अंदाजा हुआ चारों तरफ से मैं एक ही कहके को मुसलसल सुन रहा हूं। और कहका सुनते सुनते, हर तरफ से कहका सुनते मेरे वजूद के अंदर एक अजीब सी लर्जिश पैदा हो गई। तभी मैंने देखा सामने वाला जो मेरा दरख्त बिल्कुल मेरे सामने था, चांद की चांदनी में मैंने देखा कि एक बिल्कुल सफेद जिस्म का मालिक शख्स उस दरख्त के अंदर से निकला और चलता हुआ बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। और जैसे ही उस शख्स को जो मेरे बिल्कुल करीब पहुंचा, जब वो सामने वाले दरख्त के पीछे से निकला तो उस वक्त मैंने उसको क्लियर देख लिया, वो दरख्त के पीछे से निकल रहा है, लेकिन दूर होने की वजह से मैं उसका चेहरा नहीं पहचान सकता था। तभी मैंने उसको देखा, वो बिल्कुल आहिस्ता से कदम रखता वो आगे बढ़ रहा था। इतने उसके कदम आहिस्ता थे जैसे सोच सोच के चल रहा हो। मैं परेशान हो गया, रात के इस पहर जंगल में ये शख्स कौन है जो मेरी तरफ चलता हुआ आ रहा है। वो चलता 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 बिल्कुल मेरे करीब पहुंच गया और जब मेरे सामने आके खड़ा हुआ तो उसने अपने हाथ पीछे बांधे हुए थे, जैसे कोई हाथ पीछे बांध के खड़ा होता है, ऐसे हाथ पीछे किए हुए थे। और मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं, वही कैदी था जिसको मेरे कहने पे फांसी दी गई थी, जो मेरी आंखों के सामने मर चुका था। जहां खड़े डॉक्टर ने वहां पे तस्दीक कर दी थी कि हाँ, इसका वजूद मर चुका है, ख़त्म हो चुका है, अब ये मुर्दा वजूद है, तो ये कैसे सामने आ सकता है। तो उसी लम्हे वो मेरे सामने खड़ा चुप करके मुझे देखता रहा। हिम्मत मेरे अंदर भी नहीं थी, मैं उसको क्लियर पहचान चुका था, ये वही शख्स था। और आखिरी लम्हे जो उसने कपड़े पहन रखे थे, अभी भी उसके वजूद पे वही कपड़े थे, सिवाय उसके कि एक रोशनी सी फूट रही थी उसके अंदर से। मैं उसको टिकटिकी बांधे देखता रहा, ये मेरे साथ क्या करता है, क्या बोलता है। वो मुझे खड़ा देखता रहा कि उसके बाद उसने चेहरा ऊपर की तरफ किया और जोर से हंसना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से हंसता रहा, हंसते हंसते वो घूम गया। ऐसे जोर जोर से हंस रहा था कि जब वो घूमा तो मैंने देखा उसके हाथ अभी भी पीछे से बंधे हुए हैं, उसी अंदाज में जब उसको फांसी पे लटकाया गया था उसके हाथ बांधे गए थे, उसी अंदाज में उसके हाथ अभी भी बंधे हुए थे। हंसते हंसते फिर वो मेरी तरफ सीधा हुआ और उस मुझसे मुखातिब हुआ। तुम क्या समझते हो, तुमने मुझे मरवा दिया, तुमने मुझे फांसी पे चढ़वा दिया और मैं मर गया।
देख, मैं आज भी तेरे सामने खड़ा हूं। मैं मरा नहीं हूं, मैं आज भी तेरे सामने खड़ा हूं। मेरा वजूद वहां पे था, मैं तो वजूद से निकल गया था जब मेरे मुंह पे काला कपड़ा पहनाया गया था और फंदा डाल के मुझे उस फंदे पे लटका दिया गया था। जब मेरा वजूद तड़प रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आई थी, लेकिन जब वजूद ठंडा हो गया था तो मैं खड़ा अपने वजूद को देख रहा था। मेरा वजूद वहीं पे झूल रहा था, तू भी वहीं खड़ा था, सब वहीं पे खड़े थे, मैं भी साइड पे खड़ा देख रहा था अपने वजूद को। और मुझे पता था कि आज मैं इस वजूद से निकला हूं, बेचैन हूं, मेरी आत्मा बेचैन है, और जिसको मैं सामने देख रहा हूं झूलता हुआ वजूद, वो मेरा है। और मैं खड़ा था, तब मुझे महसूस हो गया मर चुका हूं, मैं आत्मा बन गया हूं और मेरा वजूद सामने झूल रहा है। तभी मैंने तेरी तरफ देखा था, मुझे बहुत नफरत हुई थी तुझसे कि इसका जिम्मेदार तू है, तेरी वजह से यह सब कुछ हुआ है। बस एक बात याद रखना, अब मैं वापस आ गया हूं, तूने मेरे साथ ये किया है तो बस ये याद रखना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और कहका लगाता हुआ, जिस अंदाज में वो आया था, कहका लगाता लगाता आखिरी एक जुमला बोल के वहां से गया कि खुश तू भी नहीं रह सकेगा, ऐसी मौत मरेगा तू, ऐसी मौत जितनी तूने शोहरत हासिल की है, जितना तूने नाम बनाया है, तू गुमनामी की जिंदगी मरेगा। और उसके बाद उसने कहका लगाता हुआ उसी तरह मुड़ा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसी दरख्त के पीछे गायब हो गया। उसकी आत्मा थी और वो मुझे कह गया था कि जिस तरह तूने शोहरत कमाई है, उसी तरह तू तड़प तड़प के गुमनामी की जिंदगी गुजारेगा। मैंने वहीं पे बैठे हुए अपने मुंह को नोचना शुरू कर दिया। वो सही कह गया था, मैं तो कब से भटक रहा था, कब से अपने आप को मलामत कर रहा था, मेरी वजह से उस शख्स की जान गई थी। मैं वहां गिरा इस अंदाज में जैसे बेहोश हो गया हूं, मुझे कुछ नहीं पता। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं कैसे पड़ा रहा, क्या हुआ, मुझे कोई खबर नहीं। और उस आवाज से मेरी आंख खुली, कोई मेरे करीब खड़ा बोल रहा था। तो एकदम मैंने आंख खोली तो देखा 2 लोग मेरे साथ खड़े हैं और वो आपस में बातें कर रहे हैं कि इसको हिला के देखते हैं बेहोश है या नहीं। कि तभी मैंने आंखें खोल दी तो एकदम से चौंके और मुझसे बोले कि शुक्र है आपने आंखें खोल दी, हम यही देखना चाह रहे थे कि कोई जंगल में इस तरह कैसे पड़ा हुआ है, आप ठीक हैं। मैंने उनकी तरफ देखा और गर्दन हिला दी, हाँ मैं ठीक हूँ। उन्होंने हाथ इस अंदाज में आगे किया कि हम आपको उठाते हैं। तो मैंने सर के इशारे से कहा नहीं, मैं उठ सकता हूँ। और मैं अपनी जगह से आहिस्ता आहिस्ता उठ के बैठा। वो मुझसे बोले आपको कोई मदद की ज़रूरत है? मैंने गर्दन हिला दी, नहीं। वो शायद वहाँ से गुजर रहे थे या क्या था, उन्होंने मुझे देख लिया और रुक गए थे मेरी मदद करने के लिए। और मैं उठ गया और वो मुझसे मुखातिब हुए, आपने किस तरफ जाना है? मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं थे, मैंने कहाँ जाना था, क्या करना था। उन्होंने फिर से मुझसे सवाल पूछा खामोश होने पे, आप आए किस रास्ते से थे? तो मैंने जिस रास्ते से आया था पहली दफ़ा ज़ुबान खोली और उस रास्ते का बता दिया कि मैं उस रास्ते से आया था। तो वो बोले हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, आप चाहें तो आप हमारे साथ चल सकते हैं। वो आगे आगे चल पड़े और उनके पीछे जब मैं चलना शुरू हुआ तो 2, 4, 8, 10, 15, 20 कदम के बाद उसी दरख्त तक पहुंच गया जहां के पीछे वो गया था। मैंने रुक के उस दरख्त को देखा, दरख्त के ऊपर देखा, वो एक घना दरख्त था, इसी के पीछे गया था। रात का मंजर मुझे सब याद था। मैं चलता हुआ उनके पीछे चलता रहा। मैं घर तो पहुंच गया, लेकिन शायद वो ठीक कह गया था। अंदर ही अंदर जो मैं पहले ख़त्म हो चुका था, उसके बाद घर में कैद सा हो गया। मैंने बाहर निकलना छोड़ दिया। इस खातून को तुमने यहां देखा है, इसको मैंने नहीं रखा, मेरी फैमिली ने उनको मेरे लिए रखा। मेरे बीवी बच्चे बहुत
कोशिश कर रहे थे मुझे नॉर्मल करने की, लेकिन ज़िंदगी में मैं नॉर्मल नहीं हो पा रहा था। उन्हें इस आया को भी रख के दिया, लेकिन मैं नहीं हो पा रहा था कि फिर एक रात मैं अपने बिस्तर पर लेटा था कि रात के टाइम किसी ने मेरे पाँव पे आके टच किया। मैं गहरी नींद में था, कमरे में अंधेरा सा फैला हुआ था कि मैं सो रहा था कि मुझे महसूस हुआ मेरे पाँव पे किसी ने टच किया, तो मैंने आंखें खोल दी। शायद मैं ख्वाब में था, मेरा वहम था, लेकिन जैसे ही मैंने आंखें खोली तो मेरे पाँव वाली साइड पे कोई बिल्कुल सफ़ेद सी रोशनी की तरह का कोई खड़ा हुआ था। और जैसे ही उसको मैंने देखा तो एक सेकंड के अंदर मैं पहचान गया, उस घुप कमरे के अंदर जहां पे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था, रोशनी वाला वही एक शख्स था जो सामने खड़ा था। उसको मैंने जैसे ही देखा मैं पहचान गया, ये कोई और नहीं, ये वही कहके लगाने वाला शख्स था जो जंगल में मुझसे आके मिला था और उसने कहके लगाए थे। वो सामने खड़ा था और जैसे ही मैंने उसको देख लिया तो उसने कहके लगाने शुरू कर दिए। वो सामने खड़ा कहका लगाता रहा, बोला कुछ नहीं। और मैंने उसको देखा बकायदा वो चलता हुआ, जिस दरवाजे से तुम दाखिल हुए हो इसी दरवाजे से चलता हुआ बाहर चला गया। और बस उसके बाद मेरी रातों की नींद इसलिए उड़ गई कि जब भी मैं रात को सोने की कोशिश करता तो मेरे कान कहके की आवाज से आंख खुल जाती। मेरे कान जैसे उस कहके की आवाज़ को सुनते मेरी आंख खुल जाती और मैं देखता तो कभी उस कोने में वो खड़ा कहके लगा रहा होता और मैं कभी उसको देखता वो बिल्कुल मेरे पास खड़ा होकर कहके लगा रहा होता। कभी मैं उसको देखता वो दरवाजे में खड़ा कहके लगा रहा होता। ज़हनी तौर पे मैं कितना परेशान था, मैं कितना डिस्टर्ब हो चुका था, खाना पीना मेरा ख़त्म हो चुका था और एक ऐसी अज़ियत से, उन कहकों से बचने के लिए गुज़रते गुज़रते कितनी बीमारियों का तो मैं पहले शिकार हो रहा था। लेकिन कई रातों को जागने के बाद, दिन को जागने के बाद मेरी आंखों की बिनाई भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होनी शुरू हो गई। मुझे कौन कौन सी बीमारी लग रही थी, मैं निकलता ही नहीं था इस कमरे से और मैं बीमारी के अंदर मुब्तला होता जा रहा था। पहल तो ऐसा होता था कि वो हफ्ते में एक दफ़ा आया। जब वो पहली दफ़ा मेरे घर आया था और आके उसने कहके लगाए थे तो एक हफ्ता नहीं आया था, एक हफ्ते के बाद आया था। फिर वो 4 दिन के बाद आया, फिर वो 3 दिन के बाद आया। करते 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 फिर वो रोज़ाना आना शुरू हो गया। मेरी रातों को आंख 1 मिनट के लिए लगती तो वो फिर से कहके लगाना शुरू कर देता। हैरत की बात यह थी कि मैं सो ही नहीं सकता था। मैंने कई दफ़ा पहले भी फैसला किया था कि मेरे पास जो जमा पूंजी है, मेरे पास जो काफ़ी पैसा था, ये मैं गरीबों में बांट दूं, मैं गरीबों को दे दूं, शायद मेरे दिमाग को सुकून आ जाए। इस पैसे को बांटने की वजह से इस जायदाद को भी बेच के मैं कुछ गरीबों में बांट दूं, मेरे दिल को सुकून आ जाए। लेकिन उसने जहां मेरी आंखों को अंधा कर दिया, मेरा दिमाग पागल सा हो गया। आज मुझे पता है कि बीमारी मेरी इस स्टेज पे पहुंच चुकी है कि शायद मेरे पास वक्त नहीं है। मैं खुद जानता हूं मैं मरने वाला हूं, मेरा वक्त बहुत करीब है। और तुम्हें आज इसलिए बुलाया है कि वो जो सामने तस्वीर देख रहे हो उसको हटाना, उसके पीछे एक तिजोरी है और ये उसका कोड है। उसको खोल लेना और उसके अंदर जितना भी पैसा पड़ा है, बस मेरा एक काम करना। जिस शख्स को मेरी वजह से फांसी हुई थी, ये रकम उनके घर वालों तक पहुंचा देना। क्योंकि आज मेरी आखिरी वसीयत यही है कि मैंने पैगाम भिजवाया था कि किसी सीनियर वकील को मेरे पास भेजा जाए, तो आपको उन्होंने मेरे पास भेजा है। मैं आपका नाम नहीं जानता,
आपके हुलिये से इतना पहचान सकता हूं, मेरे पास वक्त बहुत कम है और आप सीनियर अपने पेशे के वकील हैं। ये पैसा मेरे मरने के बाद उसी कैदी के लवाहिकीन को पहुंचा दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि मुझे माफ़ कर दें। मरने से पहले मैं अपनी गलती का एतराफ़ करना चाहता था। वो जुर्म जो मुझसे हुआ था, जिसकी सज़ा मैं काट चुका हूँ, बीमारी का शिकार हो चुका हूँ, आंखों से अंधा हो चुका हूँ, मरने के करीब हो चुका हूँ, मैं एतराफ़ जुर्म करना चाहता हूँ। मरूंगा तो उससे जाके ज़रूर मिलूंगा, लेकिन आपको बुलाने का मकसद यही है। आप ज़रूर सबको बता दीजिएगा कि मुझसे गलती हुई थी और मुझे उसकी सज़ा मिल गई है, और ये दौलत सारी उस अलेक्जेंडर की फैमिली को दे दीजिएगा। हाय अलेक्जेंडर, उसने यूं किया और यूं ऊपर की तरफ हाथ किए और उसके मुंह से एक करब निकली। हाय अलेक्जेंडर। यकीनन अलेक्जेंडर उसको सोने नहीं दे रहा था। यकीनन वही अलेक्जेंडर था जो फांसी पे चढ़ा था उसकी वजह से और मर गया था। और जब उसने अलेक्जेंडर का नाम लिया तो उसकी आवाज़ ऐसी कपकपाई, एकदम ऐसे लगा जैसे उसको सांस, उसने एक हिचकी ली, और जैसे उसने जोर से हिचकी ली, मैं फौरन अपनी जगह से उठा के उसको बता सकूं कि मेरा नाम कैमन है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस अलेक्जेंडर का दूसरा वकील जिसने खड़े होकर दलाइल दिए थे वो मैं था। और देखिए किस्मत की दास्तान, किस्मत ने कैसा खेल खेला है कि जिसको आपने बुलाने के लिए कहा वो मुझे ही बुला के लाए। उसी अलेक्जेंडर जिसकी आप ये सारी कहानी मुझे सुना रहे हैं, उसी अलेक्जेंडर का जो वकील था वो मैं था, कैमन। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब उसने मुझे गले लगाया था, पहले पादरी को गले लगा के वो रोया था, और उसने जब मुझे गले लगाया था तो उसने एतराफ़े जुर्म कर लिया था। अलेक्जेंडर ने मुझे खुद कान में कह दिया था, मेरे लिए दुआ करना, मुझसे गलती हो गई थी, हाँ मैंने कत्ल किया था। उसने एतराफ़ कर लिया था और उसको फांसी ठीक हुई थी। लेकिन मैं ये जितनी भी बातें कर रहा था, सामने लेटा वो बूढ़ा सा शख्स जो वक्त से पहले बहुत बूढ़ा हो चुका था, वो उसी वक्त जब उसने अलेक्जेंडर कहा था और हाथ ऊपर किए थे और उसने एक बड़ी सी हिचकी ली थी, वो उसकी ज़िंदगी की आखिरी हिचकी थी। मेरी ये बातें जो मैंने दोहराई थी वो नहीं सुन चुका था, वो दुनिया को छोड़ चुका था। काश इतना वक्त मिल जाता, कुछ सेकंड ही मिल जाते कि मैं उसको बताता कि जिस जुर्म पे आप हमेशा शर्मिंदा रहे, अपने आप को मुजरिम समझते रहे कि आपसे जुर्म हुआ है, तो मैं आपको बताऊं कि वो जुर्म नहीं हुआ। अलेक्जेंडर बेगुनाह नहीं था, उससे वाकई गलती हुई थी। उसने इतराफ़े जुर्म कर लिया था, क्योंकि उस जगह पे आप भी मौजूद थे। आप क्योंकि इस वक्त आंखों से अंधे हैं, मैं तो आपको पहचान नहीं सका, आप बहुत ही चेंज हो चुके हैं। आप मुझे शायद पहचान लेते, क्योंकि आप आंखों से अंधे हो चुके, आप मुझे पहचान नहीं सके। मैं ही कैमन हूं जो दूसरी तरफ खड़ा उसका केस लड़ रहा था, और मेरे सामने उसने फांसी से पहले इतराफ़ कर लिया था। लेकिन ये बातें सुनने के लिए सामने वाला शख्स मौजूद नहीं था, सिर्फ उसका खाली वजूद वहां पे मौजूद था। उसकी आत्मा वहां से जा चुकी थी। और जब मैं उस कुर्सी से खड़ा हुआ और उस कमरे से निकलने लगा तो वो खातून जिसने दरवाज़ा खोला था मेरे सामने आई। उसने कहा, दीवार के पीछे जो है वो सारा पैसा आप उन ख़ानदान तक पहुंचा दीजिए, उनकी आखिरी ख्वाहिश थी, मुझे बता कर गए थे। और मेरे दिमाग में जो एक ही बात मुसलसल चल रही थी कि वो अगर ये सोचते रहे हैं जैक कि इन्होंने गलत शख्स को फांसी दे दी और उसके बाद उनको जंगल के अंदर वो शख्स आके मिला और उसके बाद उनके खड़ा रहता रहा, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो मैं उसी वक्त समझ गया, उनका ज़मीर उनको इतना मलामत कर रहा था, उनका ज़मीर उनको इतना हर वक्त बुरा भला कह रहा था कि तुमने एक शख्स को मरवाया जिसकी वजह से हर वक्त उसके दिमाग के अंदर वो अलेक्जेंडर सवार हो गया था।
अलेक्जेंडर हकीकत में उसके सामने नहीं आया था, उसने खुद से उसको तख्लीक कर लिया था। वो जितना उसके रूम में आके कोई कह के लगाता था, वो जो उसके सामने जंगल में आया था, वो हकीकत में नहीं था, उसके दिमाग का तखय्युल था, उसके दिमाग की तख्लीक थी। और मैं जब उस घर से निकल रहा था तो मैं ऊपर की तरफ देख के हैरान हो रहा था कि उसकी आत्मा भी अब ऊपर होगी, उसका वजूद अंदर कमरे में पड़ा है मुर्दा, और जिस तरह उसने देखा था अलेक्जेंडर के वजूद को फांसी पे झोलते हुए और उसका वजूद सामने खड़ा, जिस तरह उसने कहानी में बताया, देख रहा था, तो ये सब उसके अपने दिमाग ने उसके साथ किया है। और मैं इस कहानी को, इस उलझी हुई दास्तान को सुनते हुए जब मैं बाहर आ रहा था तो मैं खुद शदीद उलझा हुआ था और इस बात को सोच रहा था कि हम वकीलों की ज़िंदगी भी कैसी अजीब ज़िंदगी होती है, किस्मत क्या क्या खेल हमारे साथ खेलती है। और आज एक किस्मत का खेल, बहुत बड़ा खेल, मैं अपनी आंखों से देख के और कानों से सुन के आ रहा था। तो ये कहानी जो मुझे भेजी गई एज इट इज़, मैंने आपको सुना दी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर नीचे फीडबैक में बताइएगा। और बहुत ही अजीब कहानी थी, क्या ख्याल है आप लोगों का? बहुत ही अजीब सी कहानी थी। तो आप लोग भी अपनी कहानियाँ सेंड कीजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को हॉरर स्टोरी का हिस्सा बनाऊंगा। मेरा व्हाट्सअप का नंबर जिस पे आपने कहानी भेजनी है +923136655500। रिपीट करता हूँ, +923136655500। उर्दू में इसको बोलेंगे +923113665550। इस पर कहानी आप लिख के भी भेज सकते हैं और कहानी का वॉइस मैसेज भी व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। लिख के भेजें या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें। लास्ट में आपने लिखना है STORY स्टोरी। अगर बिल्कुल आखिरी लफ्ज़ लास्ट में अलग से लिखना है, स्टोरी लिखना भूल जाएंगे तो कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकेगी, इसलिए स्टोरी लाजमी लिखनी है। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।